बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम सेल्स टैक्स की जो क्लास है हमारी, उसके जो हम इश्यूज़ डिस्कस करेंगे उनमें पहला करेंगे सेल्स टैक्स रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 22, सेल्स टैक्स इनवाइस अंडर सेक्शन 23 और सेल टैक्स की इनवाइस हम देखेंगे भी उसमें क्या क्या पार्टिकुलर्स हैं और किस किस तरह से आ रहे हैं। इस तरह फिर आएगा रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके आप वकील हैं या आपने जिसको चेक करना है उसने सेल्स टैक्स कितने साल तक रिकॉर्ड अपना रखना है अपने पास। और फिर असेस टू द रिकॉर्ड कि आप ऑडिट जो ऑफिसर ऑडिट करेगा या टैक्स पेयर ऑडिट करवाएगा वो किस तरह से, उसका क्या लॉ है। तो इसी तरह सेल्स टैक्स रिटर्न ये है 26 अंडर सेक्शन 26 है, जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है हर महीने जाके। और सेल्स टैक्स रिकवरीज जो हैं वो अंडर सेक्शन 48 है। ये सारे तो आज हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसलिए आप ज़्यादा वरीड ना करें। ज़्यादा देख के आपके चेहरे पे आ रहा था ये क्या आ रहा है, तो हम आज सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की पहले बात करते हैं। अगर सेल्स टैक्स रिकॉर्ड ख़त्म कर चुके तो फिर हम अगली बात करेंगे। तो सेल्स टैक्स रिकॉर्ड जो है ना, जो हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 को पढ़ा उसके सेक्शन 22 जो है वो सेल्स टैक्स रिकॉर्ड को बात करता है। तो हम रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। पहली बात तो ये हो गई कि अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो फिर ये बात हमने करनी है। अगर एग्जैम्प्ट सप्लाईज कर रहा है तो फिर इसका इशू नहीं है। शेल मेंटेन एंड कीप एट हिज बिजनेस प्रीमिसेस, जो उसका बिजनेस प्रीमिसेस होगा, ऑफिस होगा रजिस्टर्ड पर्सन में, रजिस्टर्ड पर्सन का, वहाँ वो रखेगा क्या, आर रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस में इन इंग्लिश आर उर्दू द फॉलोइंग रिकॉर्ड। ये जो नीचे दिया गया हुआ रिकॉर्ड है वो उसने उधर अपने पास रखना है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या उर्दू लैंग्वेज में हो, तो अपने बिजनेस प्रीमिसेस पे उसके मौजूद होना चाहिए। तो वो क्या रिकॉर्ड होगा, क्लास ए कहती है रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मेड शेल इंडिकेट द। अब रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मतलब जो उसने सेल्स की उसका रिकॉर्ड, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंडिकेट द डिस्क्रिप्शन कि क्या चीज़ बेची है, चीज़ की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जैसे हमने ये बाल पॉइंट की एग्जांपल देते हुए ये बात की थी कि इसमें एक पीवीसी यूज़ होता है, ठीक है। अगर इंपोर्टर ने पीवीसी बेचा है तो वो ये बताएगा कि इसमें पीवीसी है। दूसरी बात है क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में वो पीवीसी है। अगर बैग्स हैं तो कितने टोटल बैग्स पड़े हुए हैं, या केजीज है, जो भी उसका यूनिट है वो कितनी क्वांटिटी में। ऐड वैल्यू ऑफ गुड्स, और उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी, टोटल क्या है वैल्यू ऑफ गुड्स। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाईज। अब जिस बंदे को ये बेच रहा है उसका नेम भी आएगा और एड्रेस भी आएगा, ठीक है। टू होम सप्लाईज वेयर मेड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, और कितना टैक्स उसने चार्ज किया। वैल्यू लगाई, जैसे हमने इसकी एग्जांपल दी थी कि इसने 500 का उसको दिया या 200 की दी और उस पर इतना टैक्स लगाया, वैल्यू अलहदा टैक्स अलहदा। तो अब सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि उसके पास किस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी चीज़ वो सप्लाई कर रहा है और सप्लाई करते हुए उसने उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन रखनी है, क्या चीज़ उसने बेची है, उसकी क्वांटिटी कितनी बेची है, उसकी वैल्यू कितनी थी, उस पर सेल टैक्स कितना था और वो किस बंदे को बेची है। एक तो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। अब क्लास बी क्या है, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज। अब ये तो हमने सेल की बात की थी, अब अगर वो जो परचेज कर रहा है वो भी रखेगा। शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू गुड्स नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन परचेजेज। वही बात जैसे सेल में है वैसे ही परचेज में, क्या चीज़ उसने परचेज़ की, कितनी क्वांटिटी में वो परचेज़ की, उस पर किस बंदे से परचेज़ की, उसकी वैल्यू क्या थी और उस पर सेल टैक्स कितना लगा। तो ये एक उसके पास रिकॉर्ड होगा। क्लास सी है रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड शेल शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन इम्पोर्ट। इसी तरह जो चीज़ वो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट की भी ऐसे ही, क्या चीज़ इंपोर्ट की, कितनी क्वांटिटी में की, उस पर सेल टैक्स कितना लगा, उसकी वैल्यू कितनी लगी, टू होम किससे की, ये इसमें नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये इंपोर्ट तो बाहर से कहीं से की होगी ना, तो उसका नहीं आएगा। फिर डी है, हमने एक ज़ीरो रेटेड आपके साथ डिस्कस की थी चीज़ कि ज़ीरो रेटेड में, और उसमें क्या है कि अगर कोई ज़ीरो रेटेड या एग्जैम्प्ट सप्लाईज ले रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड रखे। फिर डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट,
कि सेल्स टैक्स का अकाउंट के कितना उसने, एक डबल एंट्री सिस्टम है ना अकाउंटिंग का हमारे, कि कितना उसका बना कितना पे कर दिया, तो उसमें वो रखे। देन आ जाएगी इनवॉइस, उसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट और डेबिट नोट इशू होते हैं जब कोई रिटर्न हो जाए, सप्लाईज गुड्स वापस रिटर्न हो जाए तो उसमें होते हैं। तो इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक से जहाँ से पता चलता है कि सेक्शन 73 की उसने पेमेंट की है, बैंक इंस्ट्रूमेंट इन टर्म ऑफ सेक्शन 73, ये एक नई चीज़ आई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आगे फिर इसको सेक्शन भी पूरा पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज़ परचेज़ किसी ने करनी है उसे उस वक्त तक इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा अगर वो चीज़ टोटल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और उसने उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं की। अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ परचेज़ कर रहा है तो फिर उसे चाहिए कि वो उसको पेमेंट अपने सप्लायर को थ्रू बैंकिंग चैनल करे, देन उसको उसका इनपुट टैक्स मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसी तरह इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री वही होती है कि जो हमारे पास टोटल चीज़ें हैं हमारी कितनी कंज्यूम हो गई, जैसे कि आप वो उसका करते थे, बस का आप वो उनकी ख़रीदते थे, खुराक ख़रीदी कितनी आ गई, कितनी आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, कितनी कंज्यूम हो गई, उसकी एक इन्वेंट्री मेंटेन करते थे ना, उसी को इन्वेंट्री रिकॉर्ड कहते हैं। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज ऑफ द लेबर बिल, कैश बुक, रेंटल एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट एंड लीज एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप अगर देखेंगे जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ओनर तो उधर बैठे नहीं होते, उनका गेट सिस्टम बहुत मजबूत होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, ज़रूरी है रिकॉर्ड करनी है। अगर नहीं रिकॉर्ड करते तो उनकी तो फैक्ट्री बिक जाए कुछ दिनों में, पता न चले। तो इसलिए वो उधर बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है और उसकी ये जिम्मेदारी होती है, जो चीज़ भी आ रही है या जो चीज़ जा रही है आपने हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरह से गेट की जो भी चीज़ आ रही है या जा रही है वो उसने रिकॉर्ड करनी है। देन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मेंशन इन क्लास ए और ई ए ऑफ द सब सेक्शन। अच्छा, एक ये है कि आप कह रहे होंगे कि ये सारा रिकॉर्ड तो आपने कहा है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो वो तो ऑटोमेशन पे आ गई हैं, कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड रखती हैं, वो तो ऐसा रखती ही नहीं है। आपके ज़हन में अगर ये क्वेश्चन आया हो तो ये क्लास उसके लिए है कि उन्होंने कहा कि अगर ये पॉसिबल नहीं है कि उसने मैनुअल रखा हुआ है, वो कंप्यूटराइज वर्जन में है, तो वो भी होना चाहिए। या फिर क्लास एफ है, सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई भी रिकॉर्ड स्पेसिफाई कर दे कि ये आपने रिकॉर्ड रखना है तो वो भी आपके पास होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइजो आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपीट कर दूं चीज़ें। क्या चीज़, जो चीज़ हमने सेल की उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू और फिर उस पे सेल टैक्स। इसी तरह जो परचेज़ की, जो इंपोर्ट की, टैक्स की इनवॉइसेस, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई, और अगर उसका इलेक्ट्रिक वर्जन में है तो वो सारा रिकॉर्ड जो किसी एक बिज़नेस के खाते में यूज़ होता है वो सारा उसके पास होना चाहिए। तो अब प्रोवाइजो क्या आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन पेइंग अ रिटेल टैक्स शैल कीप सच रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड द बोर्ड। जैसे कि हम किसी रिटेलर स्टोर पे जाते हैं तो रिटेलर स्टोर वाला वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश से इनवॉइस निकाल के दे देता है, कैश रजिस्टर से, तो वो अगर बोर्ड ने उसको इस तरह से स्पेसिफाई किया है तो वो दे दे। दी बोर्ड में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर्स आर सॉफ्टवेयर आर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन रिकॉर्ड फाइलिंग द सेल्स टैक्स रिटर्न आर रिफंड and or any other matters, approve any software for electronic maintenance of record and filing of return or refund by the person or a class of person। या कि कोई ऐसी चीज़ जो बोर्ड कह दे कि ये इस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जैसे कि जिसको रिफंड देते हैं तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होती है तो इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में की फॉर्म में उसकी सीडी दें और इस फॉर्म में रिकॉर्ड हमें दें। या कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रखना चाहता है तो वो उसको अप्रूव करवाए अपने मुताबिक। द रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका ऑडिट होता है, कंपलसरी ऑडिट किनका होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है वो कुछ साल में एक दफ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएं। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये अब 2017 हो गया है तो, लेकिन क्योंकि लॉ में ये है तो इसीलिए लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 2017 अब आ गया है। शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट, तो वो जिन्होंने ऑडिट करवाया होता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो एनुअल ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी भी दें।
अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर्स सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि जितना भी ड्यू टैक्स था रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से वो जमा हो गया है। वो ऑडिट अकाउंट, जो ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, अक्सर आप शेयर्स वगैरह परचेज करते हुए भी ऑडिट रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं कि क्या उसमें आता है, देखते हैं कि कंपनी के क्या हालात चल रहे हैं। तो यहाँ तक था सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पिछली पॉइंट्स में आपने सैलरीज और बिल्स मेंशन किए, वो सेल टैक्स में क्यों आ गए? वो इसलिए कि उसकी आपने जब करनी होगी ना, इसमें जिसमें यूटिलिटी बिल, सैलरी, लेबर बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, इस दैट, ये है कि जब हमने जब मैन्युफैक्चरर की बात की थी तो मैडम को भी मैं कह रहा था कि उसमें वो वैल्यू ऐड जब कर रहा है तो उसमें बाकी ये एक्सपेंसेस उसके हो रहे हैं जिसकी वजह से वो वैल्यू ऐड होगा, तो उसकी वैल्यू एडिशन को चेक करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होगी। ले इसके बाद आ गई है सेल्स टैक्स अनवाइस। सेल्स टैक्स अनवाइस हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जो है अपना ये हमारा कंप्लीट आपके सामने अब सेल टैक्स की अनवाइस है, इसको आप अपने हाथ में पकड़ लें और देखें कि क्या ये चीज़ें जो कह रहा है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। सेल टैक्स एनवाइस सेक्शन 23 इसको डील करता है, पूरा सेक्शन है। सेल टैक्स एनवाइसिस का बहुत इशू है सेल टैक्स में, ठीक है। जब भी काम शुरू होना है इससे एनवाइस से जनरेट होना है। इनपुट की एनवाइस है, आउटपुट की एनवाइस है, एनवाइस आ गई, एनवाइस चली गई, फेक एनवाइस है, एनवाइस, तो एनवाइस का बहुत इशू है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये चीज़ ज़रूरी समझनी है। आप देखें सेक्शन 23 है टैक्स एनवाइस, ये आपके पास जो पड़ी हुई है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेल टैक्स एनवाइस, ऐसे ही है, ये एनवाइस है। इसमें क्या है, इसका सब सेक्शन 1 कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई शेल इशू अ सीरियली नंबर्ड टैक्स एनवाइस, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जब वो अनवाइस टैक्सेबल सप्लाई करेगा एक सीरियली नंबर्ड अनवाइस करेगा। आप ये देखें इसमें लिखा हुआ है ना अनवाइस नंबर 17 कुछ लिखा होगा। यस सर, 177। हाँ मैडम आपके पास और कोई होगी शायद, जी 178। 178। तो अब ये है कि ये एक अनवाइस है जो सीरियली नंबर्ड है, ठीक है, नंबर इसमें लिखा हुआ है, ये स्पेसिमेन है। टैक्स एनवाइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई गुड कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें ये चीज़ें होंगी जो कि उर्दू या इंग्लिश में लैंग्वेज में इसमें लिखी होंगी, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर लिखी होंगी। क्या होगा, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर है उसका नेम होगा, ये जैसे कि पहला सप्लायर्स नेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, सप्लायर्स नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है, फिर नीचे उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है ना जी। तो एक पार्टिकुलर्स आपको पता चल गया कि एनवाइस में ये देख के प्रैक्टिकल आपका हो रहा है कि आप इसको अंडरस्टैंडिंग में, अगर हम वैसे ही हवा में पढ़ते तो आपको शायद एनवाइस का आइडिया ना होता। तो ये हम ला पढ़ रहे हैं मैडम, आप तो ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि आप लायर हैं, तो कि ये ला की लैंग्वेज है कि उसमें नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए ऑफ द सप्लायर, ये सारी चीज़ें आ गई। देन क्लास बी कहती है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपेंट। आप देखें दूसरी तरफ जो आ रहा है, रिसिपेंट का भी नेम भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, ऐसे ही है। एंड NICR NTN नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये तो रजिस्टर्ड पर्सन था तो इसलिए उन्होंने यही लिख दिया, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती कि ये पर्सन रजिस्टर्ड ना होता तो देन उसमें जो लिखा जाना था वो या तो उसका NIC हो, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, या फिर उसका NTN नंबर लिखा हो, एज द केस में भी एक्सक्लूडिंग द सप्लाईज मेड बाई अ रिटेलर। लेकिन अगर कोई रिटेलर कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इनवाइस इशू करे, जैसे आप रिटेलर स्टोर पे जाते हैं तो वो एक FBR की POS वाली कर देते हैं, तो उसके लिए एज द केस में भी एक्सक्लूडिंग सप्लाईज मेड बाई अ रिटेलर वेयर द ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹100,000 इफ सेल्स इज बीइंग मेड टू एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर। वो कहता है कि लाख से नीचे की वो कर सकता है, तो उसमें NTN और CNIC की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर जो आ जाएगी क्लास C है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। इस पे देखें डेट मेंशन है, डेट भी मेंशन है, ठीक हो गया। ला कहता है कि ये चीज़ें हैं तो ये सारी इसका मतलब वेरीफाई हो रही है कि इनवाइस ठीक है और ये होनी ज़रूरी है। देन क्लास D है डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द काउंट डेनियर कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल
यार्न एंड फैब्रिक एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अच्छा, पहले तो ये इनवाइस में जो चीज़ हो रही है इसमें देखें कि उसने डिस्क्रिप्शन मेंशन की है। जी सर। अच्छा, ये बात तो हो गई, डिस्क्रिप्शन आपने इधर कर ली। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, मैडम उसको ज़्यादा शायद अच्छी तरह जानते होंगे। ये इसने एक वर्ड यूज़ किया है, इंक्लूडिंग काउंट, डेनियर, कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल, यार्न एंड फैब्रिक एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसको कौन अंडरस्टैंड करता है, ये क्यों क्यों लिखने की ज़रूरत पेश आई? जी चौधरी साहब, आपको इस चीज़ का पता है? अच्छा मैडम, आप जब कपड़ा ख़रीदने जाती हैं तो आपको डिफरेंस लगता है उधर? कोई एक अगर 500 का सूट है तो एक 50,000 का होता है शॉप्स में, मोस्टली ऐसे होता है? होता है। हाँ, आप कपड़ा एक देखेंगे, एक वो भी कपड़ा है जिसमें उसको भी हम क्लॉथ कहेंगे, जिसका एक टेंट बन रहा है और बहुत एक्सपेंसिव जो है सूट्स हैं कपड़े के, वो भी कपड़ा है, लेकिन वो टेंट पूरा जितने में आ जाता है कि उसमें इतनी बड़ी जगह कवर हो जाती है, और एक सूट है एक बंदे के लिए ही है, उतनी कॉस्ट का वो भी होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है? कोई मटेरियल का फ़र्क होता है। मटेरियल, अब हमने कहा जब यार्न है, उधर भी यार्न यूज़ हुआ, इधर भी यार्न यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये यार्न जो होता है ना, यार्न जो इसके काउंट होते हैं, जितना ज़्यादा वो ट्विस्टेड होता है, जितना ज़्यादा फाइन होता है, उसका काउंट उतना बड़ा होता है। मतलब ये 80 सिंगल का यार्न है, यार्न जो है वो धागा उसकी किस्म ऐसी है कि वो 80 सिंगल का है यार्न है। 80 सिंगल वाला वो यार्न है जो बहुत अच्छी क्वालिटी में कपड़े में इस्तेमाल होता है। फिर उसकी प्राइस कम होती जाती है, वो उसकी वैल्यू काउंट की कम होती जाती है। 70 पे आ गया, 60 पे आ गया, 50 पे आ गया, 40 पे आ गया, नॉर्मल कॉटन शॉटन के कपड़े बन जाते हैं। फिर एक 10 सिंगल का है, वो ज़रा थोड़ा मोटा धागा होता है, बहुत फाइन नहीं होता, उसके टेंट वगैरह बनते हैं। तो इसी तरह इसकी फाइनिस्टी मतलब उसकी अब प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़ाहिर है, एक टेंट बनने वाले कपड़े और उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो इसी तरह उनके प्राइस में अगर वो सिर्फ लिख देते जी क्लॉथ, तो क्लॉथ अब एक तो जो बिक रहा है 500 रुपये का और एक बिक रहा है 20,000 का, तो वो क्लॉथ की तो डिस्क्रिप्शन नहीं हुई। तो ये इसलिए मेंशन किया गया है। अच्छा, एक तो ये उसके काउंटर डेनियर की बात हो गई और दूसरी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, ये जो धागा बनता है, वार्प एंड वेफ्ट उसको कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको कहते हैं ताना बाना। यानी कि एक उसमें ताना आता है, एक बाना आता है, दोनों कपड़े मिलते हैं तो फिर वो कपड़ा, कभी स्वेटर बुनते हुए लेडीज़ को देखा हो तो, या फिर कपड़े की अगर लूम्स पे काम होते हुए, मेरा वो टेक्सटाइल सेक्टर वाला जो है उसमें वो लूम्स की दिखाई गई है कि एक लाइन लगी हुई है और एक इधर उधर कपड़ा चल रहा है, तो उससे कपड़ा बन रहा है। तो वो कंस्ट्रक्शन भी अच्छी क्वालिटी की किसी में हो रही है कि वो बहुत मिल मिल के बन रही है, किसी में थोड़ी खुली खुली हो रही है। तो इसलिए ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन भी उसमें कि कितने उसके वाप में चले और कितने वेप में चले, या कितने ताने में धागे चले, कितने बाने में धागे चले, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से इसको जो है ना ये ज़रूरी है लिखना। अच्छा जी, क्लास ई है वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स। इसमें आप अगर देखें तो इसकी वैल्यूज़ भी उसने लिखी हुई हैं, एक्सक्लूसिव सेल टैक्स। यस सर। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स भी लिखी हुई है। यस सर। और फिर आगे वैल्यू इंक्लूसिव सेल टैक्स, यानी कि सबको मिला के भी लिख दे। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये एज़ पर लॉ बनी हुई है इनवाइस, ऐसे ही है। यस सर। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है। इसमें आगे प्रोवाइजो आ गया है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई सच मॉडिफाई इनवाइसेस फॉर अ डिफरेंट पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन। तो बोर्ड अगर किसी को कहे कि आप इसके अलावा कोई इनवाइस बना दें तो वो बना देगा। जैसे कि हम रिटेलर की अगर बात करें तो रिटेलर वाली पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट मोर देन वन टैक्स इनवाइस शैल बी इशूड फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई। तो जब भी टैक्सेबल सप्लाई होनी है तो उसके लिए एक नंबर की एक ही इनवाइस इशू हो सकती है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये नहीं कि एक नंबर की एक इनवाइस चौधरी सलीम साहब को कर दी है तो इनसे सेल टैक्स इकट्ठा कर लिया। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ सेल टैक्स कितनी आ रही है, जो मेरे पास इनवाइस है 3 लाख रुपया है उस पर टोटल 44,000 है। अब अगर सेल टैक्स 3 लाख की एक इनवाइस चौधरी साहब को कर दी और एक मैडम को कर दी और एक अबू बकर साहब को कर दी, 3 इनवाइसें कर दी, तो इसका मतलब है कि 3 चेसी वाले नंबर लगा के 3 गाड़ियाँ जैसे बेच दी जाती है ना। तो इसे तो वो 3 लोगों से ही टैक्स इकट्ठा कर लिया, लेकिन डिक्लेयर खुद एक किया। तो अब ये भी जो है वो लॉ कह रहा है कि
एक के लिए सिर्फ एक ही इनवाइस इशू की जा सकती है। अच्छा जी, ये था सेल टैक्स इनवाइस तक का और रिकॉर्ड तक का। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, अगर आप कहते हैं तो आगे भी करा देते हैं। तो इसको आप इसको इसमें अगर आपको सेल्स टैक्स रिकॉर्ड और सेल टैक्स इनवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो ये था जी आज का हमारा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे सेक्शन 22 और सेक्शन 23 हमने इसमें किया। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि सेल्स टैक्स को सीखा जाए और दूसरों को सिखाया जाए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।